हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 में पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी का पहला टॉपिक था आपका शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर में हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है, ठीक है ना। समकालीन विश्व राजनीति जो आपकी एक बुक है उसका शीतकालीन का दौर सबसे पहला टॉपिक है और इसको हमने 7-8 क्लासों में काफ़ी कवर भी कर लिया है। वो 7-8 क्लास से आप जाके देखें, ठीक है, वरना फिर अब यहाँ से आपको समझ में कम आएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाके कवर करें और इसके बाद 2 या 3 क्लासों में हम शीत युद्ध के दौर के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। जब हम 2 या 3 टॉपिकों के बाद शीत युद्ध के दौर के टॉपिक जो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। छोटे से छोटे क्वेश्चन भी कोई बाहर नहीं जाएगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तो जाने वाला है ही नहीं। खैर, छोटे से छोटा क्वेश्चन जहाँ पे डेट वेट ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, वो भी मैंने कहीं पे छोड़ी नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने अलग तरीके से अपने नोट्सों में वो करके और जैसे तैसे बना के मैंने इस तरीके से पढ़ाया है। अब इसके बाद एक क्लास में या फिर 2 क्लास में मैं बाद में समझाऊँ या फिर अभी समझाऊँ इन क्लासों के बाद में, कि आपको जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है और कैसे हम 200-250 शब्दों में किसी क्वेश्चन के आंसर को कहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, वो आंसर राइटिंग के तरीके मैं आपको बताऊंगा, पर बाद में बताऊंगा। पहले जब ये टॉपिक खत्म हो जाए तो इसके बाद 2 या 3 क्लासें और होंगी। आज हम शीत युद्ध के परिणाम पढ़ेंगे। परिणाम पढ़ने के बाद सैनिक संधियां और शांति, मतलब शीत युद्ध और शांति पढ़ेंगे, एक हेडिंग वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका गुट निरपेक्षता रह जाता है। गुट निरपेक्षता के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था रह जाता है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बिना देर किए हुए पढ़ते हैं और आज की आपकी शुरुआत वाली हेडिंग आपकी रहेगी, हेडिंग आपको डाल लेनी है। सबसे पहले हेडिंग आपकी रहेगी आज की, सबसे पहले शीत युद्ध के परिणाम। हेडिंग क्या रहेगी? शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के परिणाम हेडिंग डाल लेना आप। अब शीत युद्ध हमने पूरा पढ़ा। अब शीत युद्ध के परिणाम क्या आते हैं, महत्वपूर्ण परिणाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपको नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा और मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से परिणाम। तो सबसे पहले परिणाम मैं बता देता हूँ या फिर मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहला परिणाम हो जाएगा 2 ध्रुवीय विश्व का जन्म। 2 ध्रुवीय विश्व का जन्म। तो आपका पहला परिणाम हो गया 2 ध्रुवीय विश्व का जन्म, ठीक है। 2 ध्रुवीय विश्व का मतलब तो जानते ही हो, शीत युद्ध के कारण या 2 महाशक्तियों के कारण, 2 महाशक्तियां जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका थी, उन महाशक्तियों के कारण विश्व 2 भागों में बट गया। इससे ही 2 ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अगर शीत युद्ध नहीं होता तो विश्व 2 भागों में नहीं बढ़ता और 2 भागों में नहीं बढ़ता तो 2 ध्रुवीय विश्व भी नहीं होता। तो इस कारण ये क्यों आया, ये शीत युद्ध का परिणाम ही है। तो पहला परिणाम आपका 2 ध्रुवीय विश्व का जन्म। दूसरा परिणाम लिखोगे गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, ठीक है। तो दूसरा आपका परिणाम हो गया गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। अब गुट निरपेक्ष क्या होता है? गुट का मतलब होता है, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है उनसे दूर रहना। साधारण सी भाषा में समझाऊं मैं तो गुट का मतलब, गुट निरपेक्ष का मतलब उनसे दूर रहना। यानी कि गुट का मतलब यहाँ पे 2 गुट हैं। कौन कौन से? सोवियत संघ और अमेरिका। तो कहने का मतलब, और देश भी है तो गुट निरपेक्ष देश, ऐसे देश जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, अर्थात किसी भी गुट से दूर रहना चाहते हैं, सब दोनों गुटों से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे देशों का जन्म हुआ। ऐसे देशों में बहुत सारे देश थे जिसमें भारत भी था। और उसको अगला टॉपिक जो हमारा इस गुट निरपेक्ष पे रहेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम से जाना जाता है, 1955 में स्टार्ट हुआ था। और किस तरीके से क्या इस गुट निरपेक्ष था, तो आपको ये याद रखना कि गुट निरपेक्ष देश ऐसे देश थे जो दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और शांति वार्ता चाहते थे कि विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 हो गया, आपके 2 परिणाम हो गए। तीसरा परिणाम आप लिखोगे, तीसरा परिणाम आप क्या लिखोगे कि अनेक खूनी संघर्षों के बावजूद, अनेक खूनी संघर्षों के बावजूद तृतीय विश्व युद्ध का टल जाना। तृतीय विश्व युद्ध का टल जाना, ठीक है। तो तीसरा आपका शीत युद्ध का परिणाम हो गया कि
कि कई शीत युद्ध के दौरान कई खूनी संघर्ष हुए, लेकिन शीत युद्ध के कारण वो खूनी संघर्ष सब टल गए और तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। यानी कि खूनी संघर्ष होने के बावजूद तीसरे युद्ध में तब्दील हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ शीत युद्ध की वजह से। ठीक है कि नहीं है? दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करने से डर रही थी कि मैं आगे से आक्रमण नहीं करूंगा, उधर से अमेरिका भी डरी, इधर से सोवियत संघ, और ऐसे डरते डरते आक्रमण हुआ ही नहीं और छोटे मोटे खूनी संघर्ष हुए, लेकिन उन्हें लेकर वो, जिसमें मैंने आपको पिछले टॉपिक से या पिछले उससे पढ़ाया था कि शीत युद्ध के सीमाएं या फिर जो वो थी उस सीमाओं के अंदर जो मैंने पढ़ाए थे आपको, क्यूबा का मिसाइल संकट है, क्या नाम से कोरिया संकट है, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, जो सीमाएं थी वो वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई कि वहां पर तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता था ये शीत युद्ध, लेकिन नहीं बदला। तो अनेक ऐसे खूनी संघर्ष हुए थे जो सीमाएं थी उनमें, लेकिन युद्ध नहीं बदला। क्यों? शीत युद्ध का ये परिणाम है। ठीक है, इसलिए युद्ध में नहीं बदला। चौथा परिणाम आप लिखोगे, महाशक्तियों द्वारा अनेक सैन्य संधि संगठन तथा परमाणु संधियों का उदय या जन्म कह सकते हैं या उदय कह सकते हैं। चौथा परिणाम आपका ये हो गया कि महाशक्तियों द्वारा अनेक सैन्य संधि संगठन किए गए और अनेक परमाणु संधियां हम जस्ट पढ़ेंगे, और अनेक संधि संगठन जो मैंने पढ़ाए आपको पहले पढ़ा चुका मैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि नाटो क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, वार्सा संधि, सोवियत संघ के द्वारा सीटो, सेंटो और नाटो किया गया था, और अमेरिका के द्वारा, और सोवियत संघ गुट के द्वारा एक ही संधि की गई थी जो 1954 में वार्सा संधि की गई थी। इस तरीके से इन दोनों गुटों ने इस तरीके के सैन्य संधि संगठन और परमाणु संधियां की। परमाणु संधियां अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये शीत युद्ध के परिणाम थे। पांचवा, अगर शीत युद्ध का हम पांचवा परिणाम पढ़े तो पांचवा परिणाम है महाशक्तियां परमाणु बमों एवं हथियारों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा या फिर इस प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? होड़ में लग गई। ठीक है, तो पांचवा परिणाम आपका हो गया शीत युद्ध का। पांचवा परिणाम आपका हो गया कि महाशक्तियां परमाणु बमों के बनाने में और हथियारों के बनाने में दोनों में होड़ होने लग गई। अमेरिका भी अपनी तरफ से पूरी ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार, जैसे ही अमेरिका को पता लगता है कि सोवियत संघ ने इतने परमाणु हथियार बना लिए, वैसे ही अमेरिका भी फिर परमाणु बम बनाने का वो करता है, परमाणु बम बनाता है, और दोनों में होड़ मची हुई है एक दूसरे को बड़ा दिखाने की, दोनों महाशक्तियों में। तो ये आपके शीत युद्ध के परिणाम हो गए, 5 परिणाम जो महत्वपूर्ण परिणाम है। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन बड़ा ड्राइव हो सकता है कि शीत युद्ध का परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप अपने क्वेश्चन को एक मॉडल आंसर बना सकते हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और आपको रटना नहीं है, समझना है कि शीत युद्ध के परिणामों में आपको पता है, मैंने बताया कि 2 ध्रुवीय विश्व क्या होता है पिछले टॉपिकों में, और 2 ध्रुवीय विश्व इसी का परिणाम है। गुट निरपेक्ष देशों का भी समझेंगे तो गुट निरपेक्ष भी इसी का है। खूनी संघर्षों के बाद तृतीय विश्व नहीं हुआ, आपको पता है। महाशक्तियों द्वारा अनेक सैन्य संधि संगठन, परमाणु संधियां हुई, महाशक्तियों द्वारा परमाणु बमों और इन संघर्षों में होड़ में लग गई, तृतीय शीत युद्ध के परिणाम थे। इस तरीके से 5 याद रखने। तो बड़ा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, पॉइंटों के रूप में इसको पॉइंट बना लेना, हेडिंग बना के इसके नीचे अंडरलाइन करो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। इसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले ही याद होने चाहिए, फिर ही आप मॉडल आंसर में कन्वर्ट कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं अब ये मिटा देता हूँ, इसके बाद हम अगली हेडिंग पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, 5 परिणाम है, आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, अगली हेडिंग आप लोग डाल लो, शीत युद्ध व शांति। शीत युद्ध व शांति। ठीक है, तो आपकी हेडिंग डाल लेना अब अगली, शीत युद्ध व शांति। अब शीत युद्ध व शांति स्थापित करने के लिए परमाणु संधियां की गई। क्या हुआ? परमाणु संधियां की गई। प्रमुख परमाणु संधियों के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु संधियां। ठीक है,
परमाणु संधियों के बारे में पहले पॉइंटों में पढ़ते हैं, एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे मैन उस पर, ठीक है। देखो परमाणु संधियों में सबसे पहले पढ़े हमें, तो परमाणु संधियों में क्या हुआ था, देखो शीत युद्ध के दौरान 2 पॉइंट लिख लो, शीत युद्ध 2 या 3 पॉइंटों में पहले लिख लेते हैं। शीत युद्ध के, मोटा लिखूंगा मैं, ठीक है मैं मोटा मोटा लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के सैन्य खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि दोनों महाशक्तियां परमाणु बमों एवं हथियारों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा, जो भी मैंने पहले भी बताया आपको, प्रतिस्पर्धा या होड़ कर रही थी, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपकी ये होगी कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के सैन्य खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुआ। उसका प्रमुख कारण था कि ये दोनों महाशक्तियां आपस में परमाणु बमों का होड़ बनाने में या फिर हथियारों के बनाने में क्या कर रही थी, होड़ कर रही थी एक दूसरे की। जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम बनाए तो जब सोवियत संघ ने सुना कि परमाणु बम बना लिया तो वो भी परमाणु बम बनाने के लिए तैयार। ऐसे करके दोनों, क्योंकि दोनों कम नहीं रहना चाहती थी महाशक्तियां, कभी भी किसी पे कोई दूसरी महाशक्ति हमला कर दे, इस कारण दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा होड़ कर रही थी, ठीक है। परमाणु बमों की इस होड़ ने संपूर्ण विश्व को खतरे के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस कारण दोनों महाशक्तियों ने परमाणु बमों या हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध हेतु अनेक परमाणु प्रतिबंध संधियां की। इनमें प्रमुख 3 संधियां, ऐसे लिख लो, प्रमुख 3 संधियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमाणु संधियों के बारे में पूरा डिटेल। ये शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां क्या कर रही थी, दोनों महाशक्तियों के सैन्य खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि आपस में होड़ कर रही थी, होड़ कर करके हथियार बनाए जा रहे थे तो खर्च होना ही है, खर्च बढ़ना ही है। परमाणु बमों की इस होड़ में संपूर्ण विश्व को एक खतरे के मोड़ पर लाके खड़े कर दिया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार हो गए, इतने परमाणु हथियार बना लिए। अगर दोनों महाशक्तियों में युद्ध छिड़ा तो युद्धों में परमाणु हथियार चलाए तो बहुत सारा, यानी पूरा विश्व संकट में आ जाएगा, पूरा विश्व। और इसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों में देख रखा था। तो परमाणु बमों के हथियार के निर्माण पर बहुत सारे देशों ने जब इन पर दबाव बनाया महाशक्तियों पर, तो परमाणु बमों के या फिर हथियारों के निर्माण पर परमाणु प्रतिबंध संधियां की गई दोनों महाशक्तियों के द्वारा। और उनमें से 3 प्रमुख संधियां मानी जाती हैं। तो 3 प्रमुख संधियां कौन कौन सी थी वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये पूरा समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, आसान शब्दों में समझाया मैंने, ठीक है। अब संधियां पढ़ते हैं, ठीक है। अब 3 संधियां की हैं, 3 संधियां लिखवाई है मैंने, तो तीनों संधियां मैं एक्सप्लेन करके सारी समझाऊंगा आपको।
सबसे पहली संधि आपकी जो आती है 3 संधियों में, वो संधि आती है आपकी एलटीबीटी। पहली संधि आती है आपकी और वो आती है एलटीबीटी। ठीक है, एलटीबीटी। सबसे पहले तो आपको एलटीबीटी का पूरा अर्थ पता होना चाहिए। एलटीबीटी का मतलब क्या है? एलटीबीटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एल का मतलब द लिमिटेशन, द लिमिटेड लिख दो यार, इसका मतलब हो गया द लिमिटेड। टी का मतलब हो गया टेस्ट, ठीक है। बी का मतलब हो गया बैन, और टी का मतलब हो गया ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। ठीक है, इस द लिमिटेशन का मतलब हो गया सीमित, टेस्ट का मतलब क्या हो गया? परीक्षण, इस टेस्ट का मतलब हो गया परीक्षण। बैन का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंध, और ट्रीटी का मतलब क्या हो गया? संधि। तो पूरा अर्थ समझ में आया आपको? एलटीबीटी का पूरा अर्थ समझ में आया? द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि। एक एक शब्द को यहाँ से रिलेटेड करके याद करना कि एल का मतलब द लिमिटेड, यहाँ लिमिटेड एल का मतलब यहाँ से है, लेकिन द लगा हुआ है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टी का मतलब टेस्ट होता है, बी का मतलब बैन होता है, टी का मतलब ट्रीटी होता है, और लिमिटेड का मतलब सीमित, टेस्ट का मतलब परीक्षण, बैन का मतलब प्रतिबंध, ट्रीटी का मतलब संधि। सीमित, परीक्षण, प्रतिबंध, संधि। ठीक है, ये हुई कब? कब हुई? अगर इसको देखा जाए तो कब हुई, तो कब हुई के अंदर आप डालोगे कब हुई ये संधि। ये आपकी हुई 5 अगस्त 1963 को। ठीक है, ये संधि आपकी हुई 5 अगस्त 1963 को। तो एलटीबीटी संधि हुई 5 अगस्त 1963 को। अब ये संधि का मतलब या तो उद्देश्य लिख लो, या क्यों हुई लिख लो, या उद्देश्य लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या था इस संधि का होने का? प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य में आप लिखोगे, अब इसमें 3 देश शामिल होते हैं संधि के अंदर। सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत गुट मान लो, चाहे सोवियत संघ देश मान लो, सोवियत संघ, अमेरिका, अमेरिका तथा ब्रिटेन, ब्रिटेन के मध्य वार्ता, वार्ता के तहत, वार्ता के, एक मिनट सॉरी, वार्ता के तहत यह संधि हुई। ठीक है, तीनों देशों के मध्य एक वार्ता हुई, उस वार्ता के तहत यह संधि हुई। इसके अनुसार, इसके ऐसे लिखो, इसके अनुसार, अनुसार कोई भी देश, कोई भी देश समुद्री, समुद्री जल तथा बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण में परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो इन तीनों देशों के मध्य ये होगी कि तीनों देश क्या करेंगे? तीनों देश है ना, जो परमाणु समुद्री जल में भी और बाहरी वातावरण में परमाणु परीक्षण अब नहीं करेंगे। और ये संधि हुई इन तीनों देशों के मध्य 5 अगस्त 1963 में। और ये हुई कि एलटीबीटी संधि, द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, सीमित प्रतिबंध परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 को। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों के मध्य वार्ता हुई, उसके तहत यह संधि हुई। इसके अनुसार कोई भी देश समुद्री मार्ग, समुद्री जल हो या फिर बाहरी वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पहली संधि होगी। मैंने 3 संधि आपको लिखवानी है, तो पहली संधि आपके बारे में इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की आपको जरूरत कतई नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरी संधि आपकी आती है एलटीबीटी, दूसरी संधि आपकी आती है एनपीटी, एनपीटी। ठीक है, दूसरी संधि आपकी आती है एनपीटी। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? एनपीटी का पूरा नाम होता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। पी का मतलब हो जाएगा नॉन प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। ठीक है भाई, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एन का मतलब तो न्यूक्लियर, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पर नॉन और लगा हुआ है इससे पहले, और फिर प्रोलिफेरेशन, PROLIFERATION, प्रोलिफेरेशन, ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। न्यूक्लियर का मतलब तो आप जानते हो, परमाणु बोल दो चाहे नाभिक बोल दो। ठीक है, परमाणु भी बोल सकते हो, नाभिक भी बोल सकते हो। नॉन प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है अप्रसार, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है प्रसार, नॉन लग गया तो अप्रसार, अप्रसार। ट्रीटी का मतलब संधि होता है,
ठीक है। इसलिए आपका एनपीटी जो संधि हुई वो हुई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। अब ये संधि कब हुई, दूसरी बात यहाँ पर आ जाएगी कब हुई, ठीक है। और ये संधि कब हुई, आपकी पिछली वाली संधि हुई थी जो एलटीबीटी संधि थी वो 5 अगस्त 1963 को हुई थी। ये संधि आपकी हुई थी 1 जुलाई, हिंदी में लिख देता हूँ, ओके, 1 जुलाई 1968 को, 1 जुलाई 1968 को आपकी ये संधि हुई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसके, इस संधि के, एनपीटी संधि के उद्देश्य, एनपीटी संधि के उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य में इसी से पेन से लिख देते हैं, उद्देश्य क्या था। ये संधि हुई है देखो आपकी 1968 में, तो 1968 के बाद इसका उद्देश्य लिखो, 1968 के बाद कोई भी आंतरिक देश, कोई भी आंतरिक देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोबारा से मैं पूरी एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। दूसरी संधि हम पढ़ रहे हैं एनपीटी। एनपीटी का मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। कब हुई थी, 1 जुलाई 1968 को। उद्देश्य क्या था, 1968 के बाद कोई भी आंतरिक देश का मतलब होता है बहुत सारे देशों के बीच में स्थित देश, जैसे सीमा के चारों ओर देश स्थित हो, तो वो देश कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि उसके परमाणु परीक्षण से जो उसके पड़ोसी देश हैं या फिर सीमावर्ती जो देश हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये दूसरी संधि थी आपकी एनपीटी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया होता आप रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं आपकी तीसरी संधि पे, ठीक है। मैंने जितना लिखवाया है आपको उतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपकी तीसरी संधि हो जाती है, और तीसरी संधि का नाम है साल्ट, SALT, साल्ट, ठीक है। साल्ट जो तीसरी संधि है इसका पूरा अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। तो साल्ट का एस का मतलब, जो यहाँ पे एस है इसका मतलब होता है स्ट्रेटजिक, STRATEGIC, स्ट्रेटजिक, GIC, ठीक है। स्ट्रेटजिक, ए का मतलब होता है आर्म्स, ठीक है। एल का मतलब आर्म्स हो गया, एल का मतलब हो गया लिमिटेशन, TATION, लिमिटेशन, टी का मतलब वही ट्रीटी। तो इसका पूरा अर्थ देखेंगे तो यहाँ से स्ट्रेटजिक का मतलब हो गया सामरिक, आर्म्स का मतलब आपका हो गया यहाँ परमाणु शस्त्र, सामरिक शस्त्र, और लिमिटेशन का मतलब हो गया सीमित, और ट्रीटी का मतलब संधि। तो इसका पूरा अर्थ क्या निकल के आया आपका साल्ट का, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। एक एक शब्द को मैंने समझाया, एस का मतलब स्ट्रेटजिक, ए का मतलब आर्म्स, एल का मतलब लिमिटेशन, टी का मतलब ट्रीटी। और पूरा अर्थ देखेंगे तो हिंदी में देखेंगे तो सामरिक, स्ट्रेटजी का मतलब सामरिक, आर्म्स का मतलब शस्त्र, लिमिटेशन का मतलब सीमित, ट्रीटी का मतलब संधि, सामरिक शस्त्र सीमित संधि। और ये संधि कब हुई, जो तीसरी आपकी संधि है ये कब हुई, तो इसकी कब हुई की बात आती है तो ये डेट हुई थी 26 मई 1972 को, ठीक है। ये तीसरी संधि कब हुई, 26 मई 1972 को। और इसके उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य थे खतरनाक परमाणु हथियारों पर खतरनाक परमाणु हथियारों पर असीमित प्रतिबंध लगाए गए, असीमित प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। यानी जो खतरनाक परमाणु हथियार थे उन पर असीमित प्रतिबंध लगाए गए, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था उन पर इस संधि के तहत। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। साल्ट का मतलब स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी, सामरिक शस्त्र सीमित संधि कब हुई, 26 मई 1972 को। तो मैंने आपको 3 संधियां पढ़ाने की कोशिश की है। एक संधि आपकी शुरुआत वाली होगी वो होगी एलटीबीटी, दूसरी जो एलटीबीटी की स्थापना 5 अगस्त 1963 को, दूसरी मैंने पढ़ाई एनपीटी की स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1968 को। साल्ट, इसकी स्थापना 26 मई 1972 को, और साल्ट का पूरा नाम ये होता है सामरिक शस्त्र सीमित संधि। और ये कब हुई थी, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज करना भाई, लिमिटेशन टॉल्क,
यहाँ टी की जगह ट्रीटी नहीं है, यहाँ पे टोल का है। सॉरी, मैं उनकी तरह इसको ले गया। यहाँ पे टोक का मतलब होता है सामरिक शस्त्र सीमित वार्ता। ठीक है, टोक टोल का है यहाँ पर। ठीक है, मेरे याद आ गया अचानक। तो यहाँ पर टोल का, टोक का मतलब आ गया सामरिक शस्त्र सीमित वार्ता। इस तरीके से तीसरी संधि हुई और इस तरीके से आपकी 3 संधियां हैं। तीनों संधियों को मैंने एक्सप्लेन करने की अच्छे तरीके से कोशिश की है। ठीक है, हम इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक है आपका गुटनिरपेक्ष। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लो। तो अब डाल लो, देखो कितनी देर पढ़ा जाता है, मैं देख लेता हूँ एक बार टाइम थोड़ा सा। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। तो एक आ जाएगा आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। थोड़ा बहुत भी पढ़ा जाता है तो बढ़िया है। गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका पूरा देखेंगे तो आपका पूरा इसका नाम देखिए तो नाम होता है, पूरा नाम ही नाम होता है। कहने का मतलब इसका पूरा नाम वो होता है, नाम होता है। और नाम का मतलब होता है नॉन अलायंस, IANC, नॉन अलायंस। और एम का मतलब होता है मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन का मतलब, नॉन अलायंस का मतलब हो गया गुटनिरपेक्ष, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, इस तरीके से ये गुट नाम आंदोलन के नाम से अधिक जाना जाता है, नाम। ठीक है, और ये आंदोलन कब हुआ था? सबसे पहले सारी चीजें पढ़ने से पहले इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, एक मिनट सॉरी, गुट निरपेक्षता का, अरे, गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल न होना। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको, जब इससे पहले जब मैंने वो शीत युद्ध के परिणाम पढ़ाए थे, वहां पर आया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलनों का जन्म, तो यहाँ पर वो सारे देश आएंगे, तो वहां पे भी मैंने बताया था। तो इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी गुट में शामिल न होना। और गुट का मतलब यहाँ 2 गुटों से है, सोवियत संघ गुट और अमेरिका गुट। तो उन दोनों गुटों में से ही कोई भी देश ऐसा जो दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहे, वो सारे देश क्या कहलाएंगे? गुट निरपेक्ष देश कहलाएंगे। और उन्होंने कैसे उसको वो किया था। ठीक है, अब इसके बारे में मेन पॉइंट है ना, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर तो ये इसका तो हो गया शाब्दिक अर्थ। इसके बाद ये हो गया कि शीत युद्ध के दौरान, मेन पॉइंट लिखते हैं, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, विभिन्न सैनिक संधि संगठन व वार्ताओं के माध्यम से महाशक्तियों द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सैनिक संधि संगठन और वार्ताओं के माध्यम से विभिन्न देशों को अपने गुट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, मोटिवेटेड कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत कई देश शांति विश्व शांति को महत्व देते हुए
देते हुए, है ना, विश्व शांति को महत्व देते हुए किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए ऐसे देशों नहीं हुए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप, मैं बोलते जा रहा हूँ तो उस तरीके से आप लिख लेना, हालांकि समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसके विपरीत कई देश विश्व शांति